गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट्स। अल्टरनेटिंग करंट्स में हमने अभी तक जो टॉपिक कर लिए हैं उसमें हमने जो लास्ट टॉपिक किया है पिछले जो लेक्चर में वो था कि जो एसी सर्किट में अगर कोई इंडक्टर यूज़ करते हो, प्योर इंडक्टर और प्योर रजिस्टर यूज़ करते हो, तो उसके लिए हमने उस एसी सर्किट की डायग्राम की स्टडी की थी, उसके फेज़ डायग्राम की स्टडी की थी और उसमें करंट और जो पोटेंशियल होता है ईएमएफ उनके बीच में जो फेज़ डिफरेंस था उसकी स्टडी की थी। तो आज हम करेंगे एसी सर्किट विद कैपेसिटर, मतलब कि वही हमने कैपेसिटर के साथ स्टडी करना है, कैपेसिटर के साथ स्टडी करेंगे उस चीज़ को। तो उसमें हम अब क्या करेंगे, सर्किट में हमने कैपेसिटर लगाया हुआ है विद एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ हमने एक कैपेसिटर लगाया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे करंट इसमें मूव करता रहेगा और पर वो करंट अल्टरनेटिंग होएगा और हमने यहाँ पे कैपेसिटर को एक सर्किट में लगा दिया है। तो जो हमने इसको ईएमएफ दी है अल्टरनेटिंग ईएमएफ वो है E = E0 sin ωt। तो अब इसकी स्टडी करते हैं कि हमारे पास ईएमएफ पता चला है, हमें पता है कि E = E0 sin ωt है। अब हम क्या करना चाहते हैं, आपको बताया ही हुआ है, पिछले टॉपिक में भी मैंने बताया था। इसमें हम करंट देखना चाहते हैं, करंट का फेज़ क्या आएगा और ये ईएमएफ और करंट में फेज़ डिफरेंस क्या रहेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे करंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो कैपेसिटर से हम करंट ढूंढना चाहते हैं कैपेसिटर की फॉर्म में, मतलब हमारे पास जो कैपेसिटर की जो भी प्रॉपर्टीज़ पता हैं या कैपेसिटर के बारे में जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली हम करंट निकालने की कोशिश करेंगे। देखो, कैपेसिटर में हमें करंट निकालना है तो करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब हम अगर चार्ज निकाल रहे हैं तो चार्ज से हम करंट भी बना सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर के बारे में हमें ये पता है कि कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है वो चार्ज हम ऐसे ढूंढते हैं, C/V होता है या EMF, ये अपने E आई गया। तो Q = CE, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम ऐसे हम चार्ज ढूंढ सकते हैं। तो हमने E की वैल्यू, जो EMF की वैल्यू है वो ये वाली पुट कर दी यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है। तो अब आगे करंट हम निकालना चाहते हैं। तो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम इसको अगर डेरिवेटिव कर दें चार्ज को तो हमें करंट भी मिल जाएगा। तो ऐसे हम करंट फाइंड करेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो वो करंट फाइंड हो गया। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर देंगे और उसकी हम डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेरिवेटिव करेंगे जब, तो उसका आंसर ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे C और E कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहेंगे और ये सिर्फ जो साइन ओमेगा टी है उसका ही इंटीग्रेशन होएगी। तो साइन की इंटीग्रेशन होती है कोज ओमेगा टी बन जाएगा, और जो साथ में जो एंगल होता है इसकी भी इंटीग्रेट बोल रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन गलत वर्ड यूज़ कर लिया मैंने। यहाँ पे आप बोलोगे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, जो साइन ओमेगा टी है उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगी कोज ओमेगा टी, और उसका जो एंगल है उसकी भी डिफरेंशिएशन करनी होती है तो उसकी आएगी ओमेगा टी की। जो आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो ओमेगा आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी, एक तो कोज ओमेगा टी और साथ में C/E0 और ओमेगा, ये तीन चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो E0 और ये C ओमेगा, ये ऊपर ही था, इसके साथ ही है, पर हमने इसको थोड़ा आज और सिंप्लीफाई करने के लिए, समझने के लिए हमने इसको क्या किया है, ओमेगा C को नीचे ले गए हैं, रेसिप्रोकल करके उसको नीचे शो किया है। 1/ωc लिखेंगे, वो ओमेगा C ऊपर जाके इसके साथ ही आएगा। तो मतलब एक्सप्रेशन वही है, बस हमने रिप्रेजेंटेशन क्या किया है, क्योंकि हम यहाँ पे करंट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मैक्सिमम करंट। तो करंट होता है पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, तो उसकी फॉर्म में लिखने के लिए हमने ओमेगा C को हमने नीचे की तरफ लिखा है, बस उसका रेसिप्रोकल करके लिखा है। तो हमारे पास ये करंट का फॉर्मूला आ गया। इसमें अब हम क्या करेंगे, हम जो ये वाली टर्म है इसको पूरे को हम लिख सकते हैं I0, मैक्सिमम करंट, वो पीक वैल्यू I0 है, और जो कोज ओमेगा टी है उसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो ये साइन में है तो हमें इसे भी साइन में करना है। तो साइन में करने के लिए हम इसमें 90 + π/2 हम प्लस कर देते होते हैं, तो उससे क्या होगा, 90 + थीटा वो साइन बन जाता है, तो ये कोज का साइन बन गया। तो इसलिए हमारे पास ये करंट की वैल्यू आ गई। तो इसको अब हम कंपेयर करेंगे विद ईएमएफ। तो कंपैरिजन अगर देखें ध्यान से, तो पहले फेज़ को देखें, तो फेज़ का जो डिफरेंस है इसमें π/2 प्लस हो रहा है फेज़ में, एंगल में,
इसका मतलब ये लीड कर रहा है विद π/2, तो करंट इसका मतलब लीड करेगा ईएमएफ से π/2 से। तो वही चीज़ हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे इन ग्राफ्स ऑल्सो। तो करंट इज लीडिंग। उसमें ये चीज़ जो हम इसमें अभी यहाँ पे रह गई है वो वाली मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमने लिखा कि ये मैक्सिमम करंट है ये वाली चीज़। तो मैक्सिमम करंट में जो ये नीचे वाली चीज़ है ये तो ऊपर वाला ईएमएफ ही है, और ये नीचे वाली जो चीज़ है 1/ωc ये क्या चीज़ है, ये है रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको। ये कोई भी जो कैपेसिटर होता है वो कितनी रिएक्टेंस देता है वो इससे हम स्टडी होता है। रिएक्टेंस एक तरह की रेजिस्टेंस जैसी चीज़ है कि कैपेसिटर कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं। तो वो रिएक्टेंस कितनी है 1/ωc। वो E0/I0 के साथ भी फाइंड आउट हो सकती है। जैसे हम रेजिस्टेंस पता करते हैं V/I, वैसे ही हम XC भी पता कर सकते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसके यूनिट भी ओम है क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है, पर नाम इसका रिएक्टेंस है। तो आगे हम यही चीज़ों को ग्राफ में दिखाएंगे। जैसे लीड कर रहा है करंट π/2 के साथ, किससे, ईएमएफ से। ईएमएफ से π/2 आगे है, लीड कर रहा है, तो वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। ये हमारे एक कोऑर्डिनेट ले लिया थीटा वाला, और साथ में हम टाइम भी रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमने आई और ई का कोऑर्डिनेट ले लिया, ये वाला। यहाँ पे ये ई को भी रिप्रेजेंट करेगा और आई को भी। ये हमने उसकी वेव फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दिया, जो भी इसमें करंट चल रहा है और ईएमएफ चल रही है। तो देखो, जो तो ब्लू है वो ब्लू वाला हमारे पास ईएमएफ के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो ये 0 पे 0 है और मैक्सिमम पे ये यहाँ पे π/2 पे मैक्सिमम हो रहा है, पाई पे 0 हो रहा है, ऐसे करके ये ब्लू वाला चल रहा है जो ईएमएफ है, ईएमएफ साइन की फॉर्म में है। अब क्योंकि फेज डिफरेंस है ईएमएफ के साथ, वो लीड कर रहा है करंट, तो करंट के लिए हमने देखो लीड किया है। π/2 लीड करने का क्या मतलब है कि जहाँ पे भी ये वाला ईएमएफ की वैल्यू 0 आएगी उस टाइम पे जो करंट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होएगी। तो ये यहाँ पे करंट मैक्सिमम है जब 0 है, तो ये ईएमएफ 0 है पर करंट मैक्सिमम आ रहा है। देखो यहाँ पे ऐसे ही जहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया ईएमएफ, वहाँ पे करंट मिनिमम हो गया। तो इसका मतलब ये π/2 के साथ क्या कर रहा है, फेज का डिफरेंस है और लीड कर रहा है। इसका मतलब कि जब ये 0 होता है उस टाइम पे ये π/2 होता है। मैंने इनिशियली पॉइंट से ही, स्टार्टिंग से ही वे फ़र्क है कि वो लीड करता हुआ आगे जाएगा। तो ये करंट ऐसे लीड करता हुआ आगे जा रहा है। ठीक है, आप और अच्छे से जूम से देखना चाहते हैं तो ये हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये लीड कर रहा है। जहाँ पे 0 है ईएमएफ वहाँ पे ये मैक्सिमम है। इसका मतलब π/2 के साथ लीड करना, क्योंकि ऊपर को है पॉजिटिव वाली तरफ है तो इसलिए इसको बोलते हैं लीड। अगर नीचे को दिखाते तो उसका मतलब था लैग, तो वो लैग के लिए हम नीचे दिखाते। तो ये हमने एक दिखा दिया। अब एक इसमें आप डायग्राम, आगे हम फेजर डायग्राम भी करेंगे। तो देखो फेजर डायग्राम क्या है। फेजर डायग्राम में हमने पहले दिखा दिया है, देखो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 2 दिखाए और उसमें हमने दिखाया कि ये ईएमएफ है, ईएमएफ का फेजर है। ठीक है, और क्योंकि करंट लीड करता है विद π/2, तो देखो ये π/2 के साथ लीड करेगा। यहाँ पे दिखाएंगे, देखो ये पहले हमने ये फेजर बना लिया ईएमएफ का, और करंट क्योंकि π/2 लीड करता है मतलब आगे जाता है, तो आगे के लिए हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, अगर लैग करता तो नीचे पहले आना था, नीचे को आना था, उसका मतलब होता है वो लैग कर रहा है। अब ये कर रहा है करंट यहाँ पे लीड, तो इसका मतलब π/2 के साथ लीड कर रहा है, तो π/2 इसके बीच में एंगल होना चाहिए। तो ईएमएफ और करंट के बीच में π/2 का डिफरेंस है, इसे बोलते हैं फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो इस पूरी डायग्राम को हम फेजर बोलते हैं। ठीक है, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में हमने 2 फेजर दिखाए हैं, एक ईएमएफ का और एक करंट का, और उनके साथ में हमने उनके बीच में फेज डिफरेंस भी बता दिया, और इसका हमने फेज भी बताया है कि कितना है। इसका E0 का है ω t और I0 का क्या है ω t + π/2। तो ऐसे हमने फेजर डायग्राम में हमने फेजर का यूज़ करके इसके सारे सर्किट की जो पैरामीटर्स हैं वो सारा कुछ बता दिया। वेरिएशन ऑफ XL विद फ्रिक्वेंसी। हाँ, अब देखो ये एक चीज़ आपके लिए नया एक टॉपिक है कि हम ना स्टडी करेंगे कि रिएक्टेंस कैसे चेंज होती है विद फ्रिक्वेंसी।
इससे हमें स्टडी करने में हेल्प होगी कि डीसी और एसी करंट में ये कैसे बिहेव करते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर, उसमें हमें हेल्प मिलेगा कि ये अगर डीसी करंट होगा तो कैसा बिहेव करेगा, अगर एसी करंट होगा तो कैसा बिहेव करेगा। तो वेरिएशन ऑफ एक्सएल मतलब इंडक्टर की रिएक्टेंस की स्टडी कर रहे हैं। इंडक्टर की रिएक्टेंस देखो ऐसी ये होती है ओमेगा एल, और ये बनती भी ऐसे है, जो करंट उसमें तो करंट दिखाया हुआ है यहाँ पे हमें एक्सएल आपको बताया था कैसे बनता है, आई नॉट सॉरी ई नॉट बाय आई नॉट, जैसे हम वी बाय आई करते हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए, वैसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ये इन्होंने करंट लिखा हुआ है कि मैक्सिमम करंट हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे उसमें, जो हमने टॉपिक पढ़ा था पीछे इंडक्टर वाला, तो ई नॉट बाय ओमेगा एल। तो ये नीचे वाला जो ओमेगा एल था वो रिएक्टेंस थी। अब देखो फ्रिक्वेंसी के साथ कैसे फ़र्क पड़ता है। फ्रिक्वेंसी होती है ये जो 2 पाई, ये ओमेगा जो होता है ये इससे बनता है 2 पाई एफ, वेयर इज एफ इज द फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द करंट। तो यहाँ पे ओमेगा मतलब कि फ्रिक्वेंसी को ही रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा इज इक्वल 2 पाई एफ होता है, तो मतलब ये ओमेगा भी फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसमें स्टडी करते हैं कि क्या फ़र्क होगा अगर आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ पुट कर देंगे यहाँ पे 2 पाई एफ एल, तो ये हमारे पास रिएक्टेंस का फॉर्मूला और ज़्यादा डिटेल्ड फॉर्म में आ गया, हमारे पास फ्रिक्वेंसी इसमें इंट्रोड्यूस हो गई है। अब जो ये फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, देखो ये एल कांस्टेंट होता है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है फ्रिक्वेंसी के। इसका मतलब अगर आप फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हो तो एक्सएल भी इंक्रीज़ होता है, तो हम यहाँ पे लीनियरली बना देंगे। ये वेरिएशन होगी विद फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करो तो रजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगी, मतलब रिएक्टेंस भी इंक्रीज़ करेगी इंडक्टर की। ऐसे ही हमने वेरिएशन विद फ्रिक्वेंसी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर भी बतानी है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर की वेरिएशन विद फ्रिक्वेंसी भी बताना है। वो देखो कैसे, इसमें क्या है हमारे पास जो करंट है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हम अभी पढ़ा हमने। तो जो एक्स सी होता है मतलब इसका जो हम बोलते हैं रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, वो हम ऐसे लिखते हैं 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, तो सी इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो ऐसे हम लिखते हैं। तो ओमेगा भी सिमिलरली वैसे इसमें आता है, और हमने ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ यहाँ पे लिखी, तो ये एक्स सी की वैल्यू ये आ गई, और ये अब फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया है, ठीक है। तो अब जब फ्रिक्वेंसी चेंज होएगी, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी तो ये डिक्रीज़ करेगा, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी तो ये इंक्रीज़ करेगा, तो वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करें। एक बार फ्रिक्वेंसी एक साइड हमने रिएक्टेंस और कैपेसिटर शो कर दी, तो इन दोनों की अब हम स्टडी करते हैं। तो ये कर रहा है डिक्रीज़, देखो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होती है ये डिक्रीज़ की तरफ जा रहा है, तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो दिस इज़ वेरिएशन ऑफ एक्स सी, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटेंस विद फ्रिक्वेंसी। आगे देखो टिप्स, इंडक्टेंस एल कैन नॉट डिक्रीज डायरेक्ट करंट इफ कैन ओनली डिक्रीज अल्टरनेटिंग करंट। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। वो कह रहे हैं कि इंडक्टर डिक्रीज़ नहीं करता डायरेक्ट करंट को, इट कैन ओनली डिक्रीज़ अल्टरनेटिंग करंट, ये अल्टरनेटिंग करंट को डिक्रीज़ कर सकता है। और देखो कैसे, अब देखो इसमें ये हमारे पास अभी हमने इंडक्टर के लिए पढ़ा कि जो इसकी रिएक्टेंस होती है वो होती है ओमेगा एल, उसमें फ्रिक्वेंसी आ जाती है, तो फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में ये फॉर्मूला बन जाता है। तो जैसे ही देखो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी तो ये इंक्रीज़ करेगा। फ्रिक्वेंसी क्या चीज़ होती है कि करंट कितने सेकंड में कितनी बार अपने पोल्स को चेंज करता है या अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो देखो जो एसी करंट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, क्योंकि एसी करंट इज अल्टरनेटिंग करंट, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। तो इसका मतलब उसके लिए तो फ्रिक्वेंसी कोई फाइनाइट कोई वैल्यू होती है उसकी। इसका मतलब आप यहाँ पे जब आप फ्रिक्वेंसी को पुट कर दोगे तो यहाँ पे इसकी रिएक्टेंस आनी शुरू हो जाएगी, जितना जैसा करंट होगा वैसा उसका रिएक्टेंस होएगी जो इंडक्टर है। इसका मतलब जब यहाँ पे एसी करंट हो तो वो उसको कुछ ना कुछ अपोज करता है। इस रिएक्टेंस का मतलब है कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। इसका मतलब कि जो एसी करंट को तो ये रोकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू क्या है कोई आ रही है, अगर आप एफ़ की वैल्यू कुछ पुट करते हो तो एसी करंट का कुछ भी एफ़ आएगा तो ये वैल्यू उसको रोकेगा मतलब।
करंट को रोकता है एसी को। अब डीसी करंट के लिए एफ की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि डीसी करंट अपने पोल चेंज ही नहीं करता, डीसी करंट अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करता, इसका मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी होती ही नहीं है, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स एक्सएल इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो किसके लिए? डीसी के लिए, डीसी के लिए करंट 0 होता है, तो इसीलिए मतलब करंट कह रहा हूँ, सॉरी, रिएक्टेंस 0 होती है डीसी के लिए, कोई फ्रिक्वेंसी 0 हो गई। तो कोई भी सर्किट है जिसमें इंडक्टर लगा हो और करंट डीसी चल रहा हो, तो डीसी करंट को आसानी से पास करने देगा, क्योंकि वो रिएक्टेंस ही नहीं देगा, 0 आएगी रिएक्टेंस। तो इंडक्टर डीसी करंट को आसानी से पास होने देता है और दूसरा अल्टरनेटिंग करंट को रोकता है। ये लिखा हुआ यहाँ पे, डिक्रीज करता है, डज नॉट डिक्रीज डायरेक्ट करंट बट डिक्रीज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट को आसानी से पास होने देता है। अब दूसरा देखो, कैपेसिटर के केस में उल्टा होएगा। देखो ये अब नीचे है फ्रिक्वेंसी इनवर्सली, यहाँ पे देखो एक्सी फ्रिक्वेंसी के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो अब जैसे फ्रिक्वेंसी मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर कोई एसी करंट है उसकी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी आती ही आती है, यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी आएगी, तो आप पुट करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी रिएक्टेंस कम हो जाएगी। तो उसका मतलब एसी करंट को ये अलो करता है और आसानी से पास होने देगा। जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होएगी उतनी उसकी रिएक्टेंस कम होएगी, उतना ज़्यादा आसानी से पास करने देगा कैपेसिटर एसी को। अगर आप डीसी पुट करते हो, डीसी में देखो क्या फ्रिक्वेंसी होती है 0, डीसी में फ्रिक्वेंसी 0, आप यहाँ पे फ्रिक्वेंसी 0 पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब एक्सी इनफाइनाइट का मतलब है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा। इसका मतलब है डीसी को तो ये ब्लॉक ही कर देगा, क्योंकि यहाँ पे आप जब फ्रिक्वेंसी 0 पुट करोगे तो डीसी के लिए फ्रिक्वेंसी 0 होती है, तो रिएक्टेंस हो गई मैक्सिमम। इसका मतलब उसने तो डीसी करंट पास ही नहीं करने देना, तो इसका मतलब ये एसी को तो आसानी से पास करने देगा पर डीसी को ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे समझ आ गया कि जो कैपेसिटर होता है वो एसी करंट को आसानी से पास होने देता है और डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है। और अगर इंडक्टर की बात करें तो वो डीसी करंट को आसानी से पास करने देता है और जो एसी करंट है उसको रोकता है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे, तो जहाँ पे आपने डीसी को ब्लॉक करना हो, डीसी रोकना हो, वहाँ पे आप कैपेसिटर लगा देते हो। जहाँ पे भी आप डीसी करंट को ब्लॉक करना चाहते हो और एसी करंट पास कराना चाहते हो, वहाँ पे आप भी एज अ ब्लॉक ये यूज़ कर सकते हो। इसमें है कि जहाँ पे आप चाहते हो कि डीसी करंट आसानी से पास करे और एसी करंट आसानी से पास ना करे, वहाँ पे आप ये सिस्टम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम इसकी चीज़ फ्रिक्वेंसी के साथ स्टडी कर सकते हैं। अब हम कल ये पढ़ेंगे व्हाट इज़ LCR सर्किट। ये सर्किट काफ़ी लॉन्ग एक बड़ा सर्किट है, बस इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो सारे हम कल डिस्कस करेंगे। सिंपली बस ये है कि अभी हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए अलग अलग पढ़ा। ठीक है, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर, उसके लिए अकेले के लिए सिंगल कंपोनेंट के साथ पढ़ा। अब तीनों कंबाइंड कंपोनेंट की फॉर्म में हम इसको स्टडी कर सकते हैं, जिसे हम LCR सर्किट बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, उतनी देर आप ये वाला जो टॉपिक है दोनों ये अच्छे से रिवाइज़ करोगे। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी हैं, आपको वो पूछ सकते हैं, फेज़ के अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, करंट की फ्रिक्वेंसी पूछने के बारे में क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आप उसमें से न्यूमेरिकल वगैरह और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप इसके करोगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो थैंक यू, आई एम गोइंग टू फिनिश द लेक्चर।